तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड बेटा मैं इस चैनल पे आपको ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के काफी चैप्टर करवा चुकी हूं। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे हमारा स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। याद करना तो आसान है पर कंटेंट काफी ज्यादा है। कलेक्शन ऑफ डेटा का चैप्टर। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स में कुछ एक ऐसे कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर कुछ एक चैप्टर्स हैं जो बिल्कुल थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स आते हैं। तो देखो स्टैटिस्टिक्स में ओवरऑल वेटेज तो न्यूमेरिकल्स की ज्यादा होती है, पर हम ये नहीं कर सकते कि भैया स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी छोड़ देते हैं, क्योंकि कलेक्शन ऑफ डेटा ना बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है। एंड इसमें से एक नहीं 2 से 3 सवाल आराम से पेपर में पूछे जाते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा को भैया तुम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। एंड कलेक्शन ऑफ डेटा की एक बात बहुत अच्छी मुझे लगती है कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो तुम अगर मेरी एक वीडियो सुन लोगे ना, मेरे वीडियो को सुन के ही तुम्हें काफी चीजें याद हो जाएंगी। इसके बाद जाके एक बार बुक से पढ़ लेना या अपने नोट से पढ़ लेना, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। तो 2 या 3 पार्ट्स में चैप्टर में करवाने वाली हूँ, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है। पर आज हम चैप्टर को करते हैं जी स्टार्ट, कलेक्शन ऑफ डेटा को। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट, इको, बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट को जाके सेव करो। वहां पर आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक सब कुछ डिटेल में करवाया जा रहा है, ठीक है। एंड एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे बेटा जी 4 बजे हमारे चैनल पे अकाउंट्स की वीडियो लगातार तुम्हें मिल रही है। 7 बजे इको बिजनेस की वीडियो भी लगातार तुम्हें मिल रही है। तो अगर हमारे साथ से शेड्यूल फॉलो करो तो अच्छी बात है, वरना प्लेलिस्ट में से जाके तुम देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नोट सारे वहां पे मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को, ठीक है। देखो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, व्हाई डू वी कलेक्ट डेटा। हमें क्या क्या पढ़ना है, देखो स्टैटिस्टिक्स ना, अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी हो चैप्टर 1 की, मैंने तुम्हें बताया था हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं। भैया हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल डेटा होता है। हम उस डेटा को, उस डेटा के ऊपर कुछ काम करते हैं, कुछ फॉर्मूलाज लगाते हैं और उसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट निकालते हैं, ताकि फाइनल एनालिसिस कर सके, फाइनल कंक्लूजन निकाल सके। अब ये तुम किसी भी फील्ड में कर सकते हो, ठीक है, चाहे तुम्हें इकोनॉमिक्स में करना है, चाहे तुम्हें किसी भी चीज की रिसर्च करनी है, नॉट नेसेसरीली इकोनॉमिक्स, चाहे तुम पीएचडी कर रहे हो किसी भी चीज की, तुम्हें डेटा चाहिए होगा। डेटा के ऊपर फॉर्मूला लगाने पड़ेंगे, आंसर निकालना पड़ेगा, रिजल्ट देना पड़ेगा, समरी निकालनी पड़ेगी, एनालिसिस करना पड़ेगा। तो भैया जी रिजल्ट निकालने के लिए, सब कुछ करने के लिए सबसे पहले डेटा तो चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर डेटा ही नहीं होगा, काम किस पे करोगे, फॉर्मूला किस पे लगाओगे, आंसर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना। तो व्हाई डू वी कलेक्ट डेटा, क्योंकि जब तक डेटा नहीं होगा भैया हमारे पास, हम आगे के कोई भी स्टेप कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम अगर फॉर्मूला लगाएंगे, डेटा के ऊपर लगाएंगे, इस पूरे डेटा को सेट करके रखेंगे, इसी से रिजल्ट निकालेंगे, इसी को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, इसी को अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, सब काम इसी डाटा के ऊपर करेंगे। तो अगर ये डाटा ही नहीं होगा मेरे पास, मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊंगी। अगर एक कंपनी को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले देखती है लोगों को किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, तो वो पहले लोगों को सर्वे कराती है, लोगों से डाटा कलेक्ट करती है, फिर उस डाटा के ऊपर काम करती है और डिसाइड करती है कि वो कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करे। लेकिन उसके लिए लोगों से सर्वे करवा के डाटा तो लेना पड़ेगा ना। तो डाटा इज द फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट किसी भी काम को करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, किस किस सोर्स से डाटा कलेक्ट करते हैं और कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करते हैं, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि डाटा कलेक्ट करने के बहुत सोर्सेज हो सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें बोला कि मैंने लोगों को बोला, लोगों से सर्वे किया और पूछा तुम्हें किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, क्या मेरा प्रोडक्ट तुम खरीदोगे एंड ऑल। मैंने खुद से सर्वे किया, या हो सकता है कि पहले से किसी ने सर्वे कर रखा है, मैंने उसका डाटा उठा लिया और उससे बेसिस पे रिजल्ट निकाल लिया। मैंने अपने कंपेटिटर से डाटा ले लिया, उनसे डाटा उनका उठा लिया, ठीक है। मैंने किसी ऑर्गेनाइजेशन से डाटा खरीद लिया। बहुत सोर्सेज हो सकते हैं मेरे पास। तो क्या क्या अलग अलग सोर्सेज है डाटा को कलेक्ट करने के, ठीक है, किस किस अलग अलग तरीके से मैं डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ इन सोर्सेज से, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या क्या होते हैं सोर्सेज, देखो हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं डेटा को कलेक्ट करने के। अभी तक ये बात समझ आ गई कि काम करना है तो डाटा चाहिए, तो डाटा को इकट्ठा करना पड़ेगा, कलेक्ट करना पड़ेगा। कलेक्ट करने के 2 सोर्सेज हो सकते हैं। पहला क्या होगा, प्राइमरी सोर्स, दूसरा क्या होगा, सेकेंडरी सोर्स, ठीक है। जब मैं बोल रही हूं पहला क्या होगा, तुम्हें साथ के साथ खुद से बोलना है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना कि पहला क्या होगा, मैं छोटा सा पॉज ले रही हूँ ना, उस छोटे से पॉज में यू हैव टू थिंक कि तुम मेरी ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, ठीक है, तुम मेरे लाइव क्लास में बैठे हो, ठीक है। और जब मैं पॉज ले रही हूँ, मैं पॉज इसलिए ले रही हूँ ताकि तुम उस टाइम पे बोलो कि अगर मैं बोल रही पहला सोर्स क्या होगा, तुम बोलोगे प्राइमरी। दूसरा सोर्स क्या होगा, बहुत बढ़िया, सेकेंडरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो ये हमारे पास सोर्सेज किस चीज के हैं,
कलेक्शन ऑफ डेटा के हैं। अब पहला क्या सोर्स है जी, प्राइमरी सोर्स। क्या मतलब है देखते हैं, तो खुद से पढ़ोगे साथ साथ, ठीक है, मैं पढ़ा रही हूँ साथ साथ डेफिनेशन जितनी भी आ रही है स्क्रीन पे साथ साथ पढ़ोगे। एक इस तरीके का माहौल बनाओ खुद से कि तुम मेरी लाइव क्लास में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे हो लाइव में, ठीक है। तो जब मैं डेफिनेशन पढ़ रही हूँ तुम साथ साथ पढ़ रहे हो। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इंप्लाइज कलेक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन। अच्छा, जिस चीज को मैं सर्कल कर रही हूँ उसको तुम भी हाईलाइट करके स्पेशल लिखोगे, ठीक है। फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, इट ऑफर्स फर्स्ट हैंड क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। इसका उल्टा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा। देखो, सेकेंडरी डाटा ऑफ कलेक्शन इंप्लाइज ऑब्टेनिंग द रेलिवेंट स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एजेंसी और एन इंस्टीट्यूशन विच इज ऑलरेडी इन पोजेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंड हैंड डेटा। बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। एक तरीका हो सकता है कि मैं खुद से जाऊं और लोगों से सर्वे करवाऊं, खुद से सारा लोगों से डाटा कलेक्ट करूं, और दूसरा तरीका होगा कि पहले ही किसी ने सर्वे कर रखा है, पहले ही किसी ने डाटा कलेक्ट कर रखा है, बस मैं उस डाटा से अपने खुद के काम के लिए उसको यूज कर लूं। फॉर एग्जाम्पल, पहला केस क्या होगा कि भैया मैं एक कॉलेज में जाती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ कॉलेज में स्कूल में जाके कि भैया ये फॉर्म है, गूगल फॉर्म है, तुम खुद से गूगल फॉर्म भरो, खुद से कोई ऑफलाइन फॉर्म भरो। ऑप्शन 2 क्या हो सकता है, मैं गूगल पे जाऊंगी और गूगल पे जाके सर्च करूंगी एसआरसीसी कॉलेज के बच्चे कैसे हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं, और गूगल पे किसी ना किसी ने मेरे क्वेश्चन का आंसर पहले ही दे रखा होगा। गूगल पे हम जाके जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं और इन्फॉर्मेशन वहां पे पहले ही आ जाती है, वो सारी की सारी क्या होती है, सेकेंडरी सोर्स होता है। क्यों, तुम थोड़ी गूगल पे डाल रहे हो, वो पहले से किसी ने डाला हुआ है गूगल पे वो सब कुछ, और तुम तो किसी का पहले से डाला हुआ डाटा चोरी करके कलेक्ट करके, नॉट चोरी, ऐसे चोरी नहीं बोलेंगे बिकॉज जिसने गूगल पे डाला है वो इसीलिए डाला है ताकि तुम उसको ले सको, यूज कर सको। तो जिसने गूगल पे पहले से डाटा डाला हुआ है तुम उसको कलेक्ट कर रहे हो वहां से, तो तुमने उसमें कुछ नहीं किया, पहले से किसी ने डाल रखा था, तुमने उसको यूज करा, तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। लेकिन अगर तुम खुद से किसी का सर्वे करवाते हो, तुम खुद से ऑफलाइन जाते हो या ऑनलाइन कहीं से गूगल फॉर्म देते हो किसी को, किसी कॉलेज में जाते हो, किसी स्कूल में जाते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूशन में जाते हो, लोगों को बोलते हो भैया प्लीज मेरा ये फॉर्म भरो ताकि मैं डेटा कलेक्ट कर सकूं, सो इट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इफ इट इज द फर्स्ट हैंड डेटा जो उसके ओरिजिन से शुरू हो रहा है वो प्राइमरी है, लेकिन इफ इट इज सेकेंड हैंड डेटा जो पहले से किसी ने कलेक्ट कर रखा है, तुमने तो बस उसका कॉपी पेस्ट किया है, तो इट इज सेकेंडरी सोर्स। फॉर एग्जाम्पल, गूगल बाबा पे, यूट्यूब बाबा पे जितना भी सामान पड़ा है और अगर तुम उसको एज इट इज खुद से यूज कर रहे हो तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ठीक है जी, सही हो गई बात। चलो, तो हमारे पास दो सोर्सेज हो गए भैया, प्राइमरी डेटा का सोर्स, सेकेंडरी का सोर्स। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करोगे उसको क्या बोला जाएगा, खुद से बोलो। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करोगे उसको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करोगे उसको क्या बोला जाएगा, सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी सोर्स से जो डेटा कलेक्ट करा जाएगा उसकी डेफिनेशन पढ़ो मेरे साथ। डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फॉर हिज ओन पर्पसेस, जो इन्वेस्टिगेटर ने अपने खुद के पर्पस के लिए कलेक्ट करा था, मतलब उसने खुद ने कलेक्ट किया है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट हैंड डेटा है ना, फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड, शुरू से अंत तक सारा पहली बार उसने खुद ने पहली बार कलेक्ट हुआ है, इसको प्राइमरी डेटा बोला जाएगा। यानी कि प्राइमरी सोर्स से कलेक्ट किया गया डेटा। सेकेंडरी डेटा क्या होगा जी, विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्ट करता है, आगे पढ़ो मेरे साथ, एंड विच हैव बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पस देन आंसरिंग द क्वेश्चन इन हैंड। अब देखो, अगर तुमने खुद से डेटा कलेक्ट तुम कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकालने के लिए, जिसके लिए कुछ रिजल्ट निकालने के लिए तुम्हें डेटा चाहिए। अगर तुम खुद डेटा कलेक्ट कर रहे हो प्राइमरीली, प्राइमरी सोर्स, प्राइमरी डेटा अगर तुम खुद कलेक्ट कर रहे हो, तुम किस लिए कलेक्ट कर रहे हो, उस वजह से जो वजह तुम्हारे दिमाग में है। पर अगर तुम अपने क्वेश्चन के लिए सेकेंडरी डेटा उठा रहे हो, तो जिसने वो सेकेंडरी डेटा कलेक्ट, मतलब जिसने भी वो डेटा कलेक्ट करा था पहली बार, तुम तो दूसरी बार उसको यूज कर रहे हो ना, तुम्हारे लिए क्या है वो सेकेंडरी
सेकेंड हैंड डेटा है, ठीक है ना। पर जिसने ओरिजिनली वो कलेक्ट किया था उसने अपने लिए करा होगा, अपने लिए उसने यूज कर लिया, फिर उसने गूगल पे डाल दिया। अब तुम गूगल से वो डेटा उठाओगे अपनी रीजन से। तो पहली बार जिसने उसको कलेक्ट किया था उसने कुछ और पर्पस के लिए कलेक्ट किया था। पहली बार जब उसने गूगल पे डाला था उसने किसी और पर्पस से डाला था, तुमने उसको अपने पर्पस के लिए उठाया है। पर सेकेंडरी डेटा जब पहली बार गूगल पे गया था, पहली बार किसी ने कलेक्ट किया था, किसी और पर्पस से उसने किया था, ठीक है जी। इफ यू आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समबडी एल्स, अगर तुम किसी और से डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिसने वो पहले ही कलेक्ट कर रखा है, ठीक है, हु कलेक्टेड इट फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन but did not use it for his own study, it will be deemed as primary data। तो क्या बोला गया है भैया कि या तो दो तीन केस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि तुमने उसको कलेक्ट भी किया और तुमने खुद ही उसको फर्स्ट टाइम यूज भी किया, फिर तो वो प्राइमरी डेटा होगा, ठीक है। दूसरा केस हो सकता है कि somebody else, ठीक है, किसी और ने उसको कलेक्ट किया, किसी और ने उसको यूज किया और गूगल पे डाल दिया। अब तुमने उसको सेकेंड टाइम यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा। पर अगर किसी और ने उसको कलेक्ट किया था पर वो यूज करा नहीं, उसने बस कलेक्ट करके गूगल पे डाल दी कि देखो ये मैंने डेटा कलेक्ट किया है, तुम्हें अगर यूज करना है तो तुम कर लो। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जो सिंपली डेटा को कलेक्ट कर लेती हैं, ठीक है, गूगल पे डाल देते हैं ताकि उनको व्यूज मिल सके उस पे, ठीक है ना। तो किसी और ने कलेक्ट किया पर यूज नहीं किया और यूज तुम कर रहे हो पहली बार, तो फिर वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा। अगर किसी ने पहले से कलेक्ट करके यूज कर लिया था और फिर तुम उसको यूज करो तो वो सेकेंडरी डेटा है। अगर किसी ने कलेक्ट तो किया था पर यूज नहीं किया था और तुम उसको पहली बार यूज कर रहे हो तो वो प्राइमरी डेटा कहलाएगा, ठीक है। चलो प्राइमरी सेकेंडरी हो गया जी। अब आगे देखो प्रिंसिपल डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्रिंसिपल डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है बेटा जी किस चीज का, पढ़ो मेरे साथ, डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी। डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, जो बेटा प्राइमरी डेटा होता है वो ओरिजिनल होता है, पर जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ओरिजिनल नहीं होता है। सीधी बात हो, पहले से किसी और ने कलेक्ट कर रखा है, यूज कर रखा है, ठीक है ना। देखो अगर मैं एक सर्वे करवाती हूँ, ठीक है, उस सर्वे का डेटा पहली बार मैं खुद कलेक्ट कर रही हूँ और खुद ही यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा है। अच्छा अब मैंने यूज कर लिया, अब मैंने सर्वे करा, डाटा कलेक्ट किया, यूज कर लिया, मेरा काम खत्म हो गया, तो मैंने सोचा चल ठीक है अब मुझे तो चाहिए नहीं, मैं गूगल पे डाल देती हूँ डेटा, किसी और को यूज होगा, कोई और यूज कर लेगा, तो वो सेम डाटा किसी और के लिए सेकेंडरी डाटा बन जाएगा। तुम समझ लो, डाटा अलग नहीं है, डाटा अलग नहीं है। डिफरेंस किस चीज का है? ओरिजिनलिटी का। समझ गए? डाटा वही है, सेम वही सेम। एक शीट ऑफ पेपर जब पहली बार यूज होती है तो उसको प्राइमरी डेटा बोला जाता है, जब दूसरी बार यूज होती है तो उसको सेकेंडरी डेटा बोला जाता है। सेम डाटा, डाटा इज नॉट डिफरेंट। डिफरेंस किसका है? ओरिजिनलिटी का। दूसरा पढ़ो मेरे साथ, डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। मैंने जब पहली बार डेटा कलेक्ट करा था, ठीक है, और पहली बार जब उसको मैंने यूज करा था, जब वो मेरे लिए प्राइमरी डेटा था, तो मैंने उसको अपने किसी पर्सनल पर्पस से कलेक्ट किया होगा, पर्सनल पर्पस से यूज किया होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्वेश्चन था कि ना लेट्स से एसआरसीसी की मुझे फॉर एग्जाम्पल प्लेसमेंट्स चेक करनी थी, ठीक है, और मैंने एसआरसीसी की प्लेसमेंट्स चेक करने के लिए एसआरसीसी का डेटा कलेक्ट किया था बच्चों का, ठीक है, उनकी सारे डिटेल्स वगैरह कलेक्ट करी थी, सब कुछ कलेक्ट किया था। तो मैंने एसआरसीसी के बच्चों से डाटा कलेक्ट किया और मैंने अपने लिए यूज किया, क्यों? ताकि मैं आंसर कर सकूं कि भैया एसआरसीसी की प्लेसमेंट कितनी जाती है। तो ये मेरे लिए प्राइमरी डेटा था। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था? कि मैं प्लेसमेंट के बारे में जान सकूं, रिजल्ट निकाल सकूं कि प्लेसमेंट कितनी जाती है एसआरसीसी की। पर मैंने उसके लिए कलेक्ट क्या किया था? डेटा, एसआरसीसी के बच्चों का डाटा कलेक्ट किया था। हो गई सही बात। अब मैंने वो प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाल ली, अपना रिजल्ट निकाल लिया। मैंने सोचा मैं क्या करूं इस डेटा का, तो मैंने इस डेटा को गूगल पे डाल दिया। कोई और बंदा आया गूगल पे जिसका क्वेश्चन था कि एसआरसीसी के बच्चे फॉर एग्जाम्पल उनके एकेडमिक्स चेक करने थे कि वो कितने इंटेलिजेंट हैं। अब इसको एकेडमिक्स चेक करने के लिए भी तो एसआरसीसी के बच्चों का ही डाटा चाहिए होगा ना, तो इसने मेरे डाटा को यूज तो किया, सेम डाटा को, पर इसने क्या रिजल्ट निकाला? एकेडमिक्स के बारे में। मैंने किस लिए कलेक्ट किया था? प्लेसमेंट के लिए। सेम डाटा से मैं प्लेसमेंट का भी रिपोर्ट निकाल सकती हूँ, सेम डाटा से मैं एकेडमिक्स का भी रिपोर्ट निकाल सकती हूँ। तो समझ लो डाटा सेम था पर ऑब्जेक्टिव अलग हो गया, गोल अलग हो गया ना। समझ रहे हो? इसी चीज की मैं बात पहले कर रही थी। देखो पहले जब हम बोल रहे थे कि किसी दूसरे पर्पस से कलेक्ट हुआ है वो डेटा, तो पहली बार जब मैंने वो कलेक्ट करा था, जब मेरा वो प्राइमरी डाटा था, मेरा पर्पस क्या था कलेक्ट करने का? कि मैं प्लेसमेंट रिपोर्ट निकाल सकूं,
अब मैंने वो डाटा गूगल पे डाल दिया, अब कोई उसको एकेडमिक्स के लिए भी यूज कर सकता है कि एकेडमिक्स का के बारे में पता चल गया। अच्छा, कोई इसलिए भी यूज कर सकता है कि हमें ये पता चल सके हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर, समझ रहे हो? कोई इसलिए भी यूज कर सकता है कि वो जेंडर रेशो कैलकुलेट कर सके कि मेल फीमेल का रेशो कितना है। कोई इसलिए भी उसी डाटा को यूज कर सकता है ताकि वो स्पोर्ट्स के बारे में चेक कर सकें। तो भैया जी सेम डाटा से तुम बहुत सारे आंसर्स निकाल सकते हो, समझ गए? पर वो ऑब्जेक्टिव अलग होगा। प्राइमरीली किसने कलेक्ट किया था? प्लेसमेंट के लिए कलेक्ट किया था, जिसने भी किया था। अब तुम सेकेंडरी बेसिस पे जब उसको यूज करोगे तो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज करोगे, तो ऑब्जेक्टिव अलग होगा। ठीक है, सही होगी बात। डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, देखो जिसने पहली बार कलेक्ट किया होगा उसको बहुत टाइम, बहुत मेहनत, शायद बहुत सारा पैसा भी लगा होगा। वो बंदा खुद से अपना पैसा लगा के एसआरसीसी के अंदर गया होगा, एक एक बच्चे से उसने बात करी होगी, एक एक बच्चे से उसने शायद कोई फॉर्म भरवाया होगा, शायद उसने बच्चों को पैसा दिया हो या कुछ ना कुछ उसने रिफ्रेशमेंट या कुछ दिया हो कि प्लीज ये फॉर्म भर दो, बदले में तुम्हें मैं एक गिफ्ट दूंगा छोटा सा, ठीक है ना, बदले में तुम्हें एक चॉकलेट मिलेगी, बदले में तुम्हें कुछ भी एक केक का पीस मिलेगा। ठीक है, तो होता क्या है ना कि जब तुम्हें प्राइमरी बेसिस पे डेटा कलेक्ट करना है, यू हैव टू पुट इन लॉट्स ऑफ टाइम, लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सही हो गई बात। अब इसने क्या किया, हंड्रेड्स ऑफ बच्चों से डेटा कलेक्ट किया। जब इसने गूगल पे डाला, वो हंड्रेड्स ऑफ बच्चों का डेटा गूगल पे चला गया। अब अगर किसी को वो डेटा चाहिए, वो एक सेकंड में जाएगा गूगल पे, एक पीडीएफ डाउनलोड करेगा, वो 100 हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का डेटा उसको मिल जाएगा। तो क्या सेकेंडरी बेसिस पे तुम्हारा टाइम लगा? नहीं। एफर्ट लगा? बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट तो बिल्कुल ही नहीं लगी, गूगल पे गए, पीडीएफ डाउनलोड किया, बात खत्म। तो भैया जब तुम प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे होते हो, बहुत ज्यादा पैसा, एफर्ट, कॉस्ट, टाइम सब कुछ लगता है। पर जब तुम सेकेंडरी डेटा को कलेक्ट करते हो भैया, ना तो तुम्हारा पैसा, कॉस्ट कुछ नहीं लगता। ठीक है, टाइम, एफर्ट कुछ भी नहीं लगता, बहुत कम लगता है। ऐसा नहीं बोलेंगे चलो कुछ नहीं लगता, ठीक है कुछ एक लगता होगा, बट बहुत कम लगता है कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। ठीक है, बात हो गई कॉस्ट की। ठीक है जी, चलें आगे। चलो अगली चीज क्या है कि भैया कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा में। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ कि डाटा सेम है, डाटा सेम है, वही 100 बच्चों का डेटा है, पर पहली बार जब उसका यूज हुआ, पहली बार जब वो कलेक्ट हुआ तो वो प्राइमरी डेटा बन गया। जब उसको दूसरी बार आगे से यूज करा गया, दूसरी, तीसरी, चौथी बार कभी भी दोबारा अगर उसको यूज करा गया तो वो सेकेंडरी डाटा होगा। डाटा टेक्निकली सेम है, सही हो गई बात। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी, साथ साथ पढ़ोगे मेरे, एंड सेकेंडरी डेटा इज वन ऑफ द डिग्री। ठीक है, डाटा विच आर प्राइमरी इन द हैंड्स ऑफ वन पार्टी मे बी सेकेंडरी इन द हैंड्स ऑफ अदर पार्टी। अगर मैंने कलेक्टर हूँ डेटा की तो मेरे पास वो जो डेटा है मेरे लिए वो प्राइमरी डेटा है। अगर वो डाटा मैंने तुम्हें दे दिया तो तुम्हारे लिए वही डेटा सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक हो गई बात। चलो आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। डेटा की कलेक्शन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं। देखो यहाँ पर जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो होती है प्राइमरी लेवल पे। सेकेंडरी लेवल पे तो बहुत आसान है, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, थोड़ा बहुत इधर उधर सर्च करो, किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में, कहीं से भी तुम्हें डाटा मिल जाएगा, हो गई बात खत्म। सेकेंडरी डाटा के लिए तुम्हें कुछ करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे मिल जाएगा, नॉर्मल गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं भी मिल जाएगा, विकिपीडिया पे मिल जाएगा। प्रॉब्लम आती है अगर तुम प्राइमरी लेवल पे डाटा कलेक्ट करने जाओ तो मेजरली जो हमारा पूरे का पूरा चैप्टर रिवॉल्व करेगा वो प्राइमरी डेटा की कलेक्शन के ऊपर करेगा, क्योंकि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा लगती है, एफर्ट बहुत ज्यादा लगता है। तो विच इज वाई वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डाटा तो घर बैठे गूगल से हर कोई निकाल रहा है, पर जो प्राइमरी फर्स्ट टाइम जो डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको लग रही है टाइम, कॉस्ट, एफर्ट। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि प्राइमरी डेटा कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके अलग अलग हमारे पास क्या हो सकते हैं, डाटा कलेक्शन के मोड्स हो सकते हैं। पहला है पर्सनल इंटरव्यू, फिर है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, फिर है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू की मतलब ये टाइप्स है तीनों, सॉरी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, साथ साथ बोलना है, जो जो लिखा है ना, जब मैं रीड कर रही हूँ ना साथ साथ बोलना है। तो पर्सनल इंटरव्यूज में 3 चीजें कर सकते हैं। पहला क्या है, दूसरा क्या है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अगला क्या है, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन बी मेरे पास क्या आता है, इंफॉर्मेशन थ्रू
क्वेश्चनेयर एंड स्केड्यूल्स। इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं, मेलिंग क्वेश्चनेयर या सर्वेस एंड इन्यूमरेटर्स मेथड। तीसरा ऑप्शन क्या आता है, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। ठीक है, तो ये अलग अलग मेथड्स हैं हमारे पास डेटा कलेक्ट करने के। इन सभी मेथड्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। तो पर्सनल इंटरव्यू की तीनों टाइप्स हैं, इन तीनों के बारे में सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे। इसका सबसे पहला क्या है, DPI। क्या नाम है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, रीड इट विद मी, इज द मेथड बाय विच डेटा are personally collected by the investigator from the respondents। दोबारा से पढ़ो एक बार। The direct personal investigation is the method by which data personally collected by the investigator from the respondents। ठीक है, तो जो बंदा डेटा कलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोला जाएगा, यहां पर हमें एक नाम मिला है, इन्वेस्टिगेटर। और जिससे वो डेटा कलेक्ट कर रहा है, जो उसका आंसर दे रहा है कि मतलब अगर मुझे डेटा कलेक्ट करना है तो मैं कौन हूं, इन्वेस्टिगेटर। मैं आके तुमसे सवाल पूछूंगी, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे डेटा का हिस्सा बनोगे। तो तुम कौन हो, रिस्पोंडेंट। ठीक है जी, तो मैं पर्सनली तुम्हारे पास आ रही हूँ, फेस टू फेस, 1 to 1 मैं तुमसे बात कर रही हूँ, उसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। तो जब भी हमारे घरों में जैसे आते हैं ना, जब भी अब जैसे हमारी जनगणना होती है, जनगणना क्या होता है, हमारा सेंसस जो हर 10 साल में होता था। 2021 में नहीं हुआ कोविड की वजह से, बट अब 2027 में हमारा क्या होने वाला है, सेंसस होने वाला है। तो जो सेंसस है उसमें क्या होता है, हमारे घर पे आते हैं, ठीक है, सरकार की तरफ से जो लोग अलॉटेड होते हैं, ठीक है, जिनकी ड्यूटीज लगी होती है, वो हमारे घर पे आते हैं और हमसे हमारा डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वो डायरेक्टली पर्सनली हमारा इंटरव्यू लेते हैं, फेस टू फेस, 1 to 1 कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम उनसे सवाल पूछते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं, वो हमसे आंसर लेते हैं, वो हमारे आंसर्स को हमारे अकॉर्डिंग लिखते हैं, हमारे अकॉर्डिंग हमसे हमारे सवाल पूछते हैं। इसको डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। ठीक है, इसमें जो बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो इन्वेस्टिगेटर होता है, जो आंसर कर रहा है वो रिस्पोंडेंट होता है। सूटेबल कब है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड और नॉट वेरी लार्ज। देखो भैया, अगर तुम लोगों के घर घर जाके डेटा कलेक्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा टाइम, कॉस्ट, एफर्ट बहुत ही ज्यादा लगेगा, बहुत ही ज्यादा। तो तुम सोचो मैं करोड़ों लोगों का घर घर जाके इन्फॉर्मेशन ले लो, बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारे देश की सरकार भी 10 साल में एक बार कर पाती है ये चीज, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार हर किसी के घर घर जाके करके आने में। तो अगर तुम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, ये सिर्फ तभी करो जब तुम्हारा जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है बहुत लिमिटेड है। जब तुम्हें 50-100 लोगों से ही पूछना है तभी करो। अगर तुम्हें हजारों लोगों से पूछना है ना, तो मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम, बहुत ज्यादा कॉस्ट और एफर्ट लगेगा। ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा इज रिक्वायर्ड। अगर तुम्हें चाहिए कि मुझे 100% ओरिजिनल डाटा चाहिए और मुझे बहुत ज्यादा एक्यूरेट डाटा चाहिए, तभी तुम इसको यूज करो। क्योंकि तुम यहाँ पर एक एक बंदे से इंडिविजुअली पूछोगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम होगी ही नहीं, एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ओरिजिनलिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर तुम्हें 100%, तुम्हें बहुत ज्यादा कंसर्न है कि भाई ओरिजिनल तो होना ही चाहिए, तो उस केस में इसको यूज करो। इन्फॉर्मेशन इज टू बी केप्ट सीक्रेट। तुम्हें हर किसी का डेटा सीक्रेट रखना है, इसीलिए तो सबसे अकेले अकेले एक एक करके पूछ रहे हो, है ना। अगर सीक्रेट नहीं रखना होता तो 100-200 लोगों को एक साथ बिठा के एक साथ पूछ लेते, नहीं ना। तुम्हें सबका डेटा सीक्रेट रखना है तो तुम ऐसा पूछ सकते हो एक एक करके जाके। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि एक्यूरेसी एंड ओरिजिनलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये चांस नहीं ले सकती कि 100 लोगों को एक साथ बिठाया, उनसे पूछ लिया और उन्होंने एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर एक दूसरे की तरफ देख के आंसर कर दिया। मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ हर कोई अपना असलियत बताए, अपने आप से सोच के बताए, एक्यूरेसी हो, ओरिजिनलिटी हो। ठीक है, व्हेन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, एंड जब मुझे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रिस्पोंडेंट के साथ लगाना जरूरी है, ठीक है, मुझे हर एक को इंडिविजुअली जानना जब जरूरी है, तो ये चीज को मैं यूज करने वाली हूँ। ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होंगे, देखो डीमेरिट मैंने तुम्हें बताया कि बहुत मुश्किल है यार हजारों करोड़ों लोगों के साथ ये करना। इसलिए हमारी सरकार देखो कितने बड़े लेवल पे ऑपरेट करती है, फिर भी हमारी सरकार भी 10 साल में एक बार करवा पाती है। तो बहुत मुश्किल है यार ये इस चीज को फॉलो करना। ठीक है, पर्सनल बायस हो सकता है। ठीक है, अब जो कोई इंसान तुम्हारे घर पे आया है पूछने तुमसे क्वेश्चन, अगर वो इंसान चाहे वो अपने तरीके से तुमसे सवाल पूछ सकता है। ठीक है, अगर वो इंसान है फॉर एग्जाम्पल
लेट्स से कोई छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा अपने हिसाब से पूछेगा, अगर वो ओल्ड एज इंसान है वो अपने हिसाब से पूछेगा, ठीक है ना। अगर वो इंसान आपको पसंद नहीं करता तो वो अलग तरीके से आपसे सवाल पूछेगा, अलग तरीके से आपको हैंडल करेगा। अगर वो आपको पसंद करता है स्पेशली तो अलग तरीके से आपसे सवाल पूछेगा। तो जो बंदा है इन्वेस्टिगेटर है उसका बायस, बायस मतलब कि वो खुद क्या कहते हैं, बायस का मतलब होता है कि तुम अनफेयर तरीके से, नॉट इक्वल, नॉट सेम तरीके से लोगों को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अनइक्वल तरीके से, अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों से पूछ रहे हो अपनी पर्सनल सेल्फिश रीजंस की वजह से, ठीक है। कॉस्टली बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सबके घर जाना आसान थोड़ी है, ठीक है। और लिमिटेड कवरेज है, तुम लाखों करोड़ों लोगों से ऐसे डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते हो, वही टाइम कॉस्ट एफर्ट वाली बात आ जाएगी। पर मेरिट्स क्या होंगे, ओरिजिनल 100%, हर बंदा अपने दिल से सोच के अपने खुद के दम पे आंसर कर रहा है, कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। वरना क्लास में क्या होता है कि तुम्हें दिखता है मैम ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है, मैम ने बोला तुम में से कितने लोग हाँ करोगे, अगर 2-4 बच्चे हाँ करने लगते हैं ना बाकी सबका हैंड रेज हो जाता है। अगर कोई एक भी हैंड रेज ना करे तो दूसरा भी कोई हैंड रेज नहीं करता, होता है ना ऐसे कि 2-4 बच्चे हैंड रेज करने लगते हैं तो एक एक करके पूरी क्लास हैंड रेज कर देती है। तो इन्फ्लुएंस हो सकते हो अगर साथ में पूछा जाए, एक एक करके पूछा जाएगा कोई किसी से इन्फ्लुएंस होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल है, एक्यूरेट है, ठीक है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, रिलायबल है, हम इस पे 100% भरोसा कर सकते हैं। अगेन वही बात है कि कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, हर कोई अपने खुद के दिमाग से, अपने खुद के दिल से, अपने खुद के बेसिस पे आंसर कर रहा है, कोई किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा। तो रिलायबल है, रिलायबल मतलब भरोसा करने लायक है, ठीक है। एक्यूरेट मतलब कि सही है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। ओरिजिनल मतलब कि हाँ बिल्कुल ओरिजिनल है, किसी का कॉपी पेस्ट आंसर नहीं है कि दूसरों ने हाँ करा तुमने भी हाँ कर दिया, कॉपी पेस्ट नहीं है, ठीक है। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, अब हमें रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें टीचर ने क्लास में पूछा कि किस किस को आता है, एक दो ने हाँ हाथ खड़ा किया, सबने कर लिया। अगर टीचर अकेले अकेले में पूछे और तुमने बोला कि मैम मुझे नहीं आता, तो मैम सिर्फ इतना नहीं कि अच्छा नहीं आता ठीक है जाओ, मैम पूछ सकती है कि बेटा क्यों नहीं आता, नहीं पढ़ते, क्यों नहीं पढ़ते, घर पे सब ठीक है, लाइफ में सब ठीक है, मैम तुमसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी पूछ सकती है। तो जब तुम 1 to 1 ऐसे जाओगे ना तो 1 to 1 में क्या होता है, तुमसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है रिलेटेड टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है और ये बहुत इलास्टिक है। इलास्टिक मतलब हम इसमें ना चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा बहुत डरा हुआ है, मैं उसको थोड़े प्यार से हैंडल करूंगी। अगर मुझे लग रहा है कोई बच्चा बहुत शैतान है, मैं उसको बहुत गुस्से से हैंडल कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैं चेंज कर सकती हूँ अपने बिहेवियर को डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला कैसे आंसर कर रहा है। क्योंकि मैं ये चेंज मैं इसीलिए कर सकती हूँ क्योंकि मैं सबको एक एक करके हैंडल कर रही हूँ। अगर सबको साथ में हैंडल करूंगी तो ये मुश्किल है, तो फिर मेरे को पूरी क्लास को सेम तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो जो गुस्सा नहीं सह सकता तो जो बच्चा गुस्सा नहीं सह सकता मैं शायद उसको भी गुस्सा कर दूं, और जो गुस्से लायक है शायद मैं उसको भी प्यार से डील कर दूं। तो ये चीज पूरी क्लास में पॉसिबल नहीं है, अकेले अकेले में पॉसिबल है। एंड यूनिफॉर्मिटी बनी रहती है, यानी कि सिमिलैरिटी बनी रहती है सबके आंसर्स में, ठीक है, क्योंकि हम हर किसी से अलग अलग से पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गए डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। अगला मेरे पास आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। देखो वो डायरेक्ट था, ये इनडायरेक्ट है, वो पर्सनल था, ये ओरल है। तो दोनों में 2 मेजर डिफरेंसेस होने वाले हैं, ठीक है, ये हमें समझ आता है। अब देखते हैं क्या डिफरेंसेस हैं। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन इज द मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड। अच्छा साथ साथ पढ़ना है मेरे, ठीक है, मैं भूल गई तुम्हें बोलना, चलो पढ़ो मेरे साथ चुपचाप। Indirect oral investigation is the method by which information is obtained not from the persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from other persons who are expected to possess the necessary information. These other persons are known as witnesses. देखो वहां पे था डायरेक्ट, यहाँ पर है इनडायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या मतलब है, देखो वहां पर था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम है मिस्टर ए, तो अगर मुझे मिस्टर ए के बारे में जानकारी चाहिए, डायरेक्ट के केस में क्या होता कि अगर मुझे मिस्टर ए से जानकारी चाहिए तो मैं मिस्टर ए से ही पूछूंगी कि बेटा तू पढ़ता क्यों नहीं है, बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है। लेकिन इनडायरेक्ट में मैं क्या करूंगी, मैं मिस्टर ए से नहीं पूछूंगी, मैं मिस्टर ए की माताजी के पास जाऊंगी और माताजी को पूछूंगी, माताजी आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, क्यों नहीं पढ़ता। मैं मिस्टर ए से पूछूंगी ही नहीं, ठीक है। मुझे लगता है मिस्टर ए तो पागल है, ये तो मुझे झूठ ही बोलेगा, मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। मैं तो बात करूंगी मम्मी से, मैं तो बात करूंगी पापा जी से, ताकि पापा जी मुझे इसकी असलियत बता सके, ये मुझे असलियत बताएगा नहीं। तो इनडायरेक्ट है कि जिसके बारे में जानकारी चाहिए उससे जानकारी लेनी ही नहीं है, किसी और से जानकारी लेनी है जो इसका सगा संबंधी हो, जिसको पता हो इसकी असलियत,
ओरल इन्वेस्टिगेशन जरूरी नहीं है कि मैं उसके घर पे जाऊं, फेस टू फेस बात करूं, मैं कॉल पे भी बात कर सकती हूँ, फोन पे भी पूछ सकती हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भैया आ जा भाई फेस टू फेस बाहर मिल के बात करते हैं, नहीं नहीं नहीं, फोन पे बात हो सकती है, ओरल इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, ठीक है। तो डायरेक्ट पर्सनल में क्या था, तुम जिस इंसान से जानकारी लेना चाहते हो, जिस इंसान के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, उसी इंसान से जानकारी लेने वाले हो। पर्सनल था यानी कि उससे फेस टू फेस बाहर बात करते हैं, फेस टू फेस बात करी जाती है, पर्सनल लेवल पे डायरेक्टली बात करी जाती है। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, जिसके बारे में जानकारी चाहिए उसके सगे संबंधी से बात करोगे, उससे बात नहीं करोगे। ओरल जरूरी नहीं है कि बाहर घर पे मिलेंगे फिर देखूंगा, वो नहीं है, फोन पे बात हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन तो करनी ही है, ठीक है ना, ये तो चलो है ही, ठीक है। तो सूटेबिलिटी क्या है, अब भैया ऐसा क्यों है, भैया ऐसा क्या कर दिया मिस्टर ए ने कि हमने बोला तू तो जा भाई, तेरे से बात नहीं करूंगा, माताजी से बात करूंगा। तो ऐसा क्या कर दिया, मिस्टर ए छोटा बच्चा है, इसको क्या पता होगा, है ना। मिस्टर ए दिमाग से थोड़ा सा मेंटली अपसेट है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो पागल हो सकता है, ठीक है, मतलब वो अपने होशो हवास में नहीं है। मे बी बिकॉज उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है, मे बी उसने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले रखी है, या मे बी उसको मेंटल प्रॉब्लम कुछ है, तो मैं उस पर ट्रस्ट कर ही नहीं सकती बिकॉज ही इज नॉट मेंटली वेल, वो मेंटली अपसेट है, ठीक है। या फिर मतलब कुछ भी ऐसा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि ये इंसान सही आंसर देने की हालत में नहीं है। तो ऐसे केस में जब ये इंसान सही आंसर देने की हालत में नहीं होता, या ये इंसान रीचेबल ही नहीं है, पता ही नहीं कहाँ है, गुम हो गया भाई, बात ही नहीं कर रहा, फोन नहीं उठा रहा, कमरे से बाहर नहीं आ रहा, तो इससे हम बात ही नहीं कर सकते, रीचेबल ही नहीं है, तो इसके सगे संबंधियों से बात करेंगे। पर ध्यान रखना, बात ऐसे इंसान से करनी है जो इससे बहुत क्लोजली रिलेटेड हो और वो विटनेस हो इसकी सारी हरकतों का। तो जिससे आप बात करोगे उसको क्या बोला जाएगा, विटनेस। अच्छा, जो क्वेश्चन पूछ रहे वो कौन था, इन्वेस्टिगेटर। जो आंसर कर रहा था वो कौन था, रिस्पोंडेंट। और इस केस में मिस्टर ए कौन है, रिस्पोंडेंट, जिसके बारे में बात करनी थी, पर इससे नहीं पूछ रहे, पूछ किससे रहे हो, विटनेस। एक और नया शब्द आ गया, तीसरा शब्द आ गया डिक्शनरी में, क्या, विटनेस, इससे बात करोगे। ये सूटेबल कब है, जब फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली लार्ज, जब हमें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना है तो इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे चाहिए कि मैं क्लास 12th ए, ठीक है, मुझे एक पूरा क्लास दिया है, क्लास 12th ए, सेक्शन ए, इसके बच्चों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए। इस क्लास में है 50 बच्चे और इस क्लास की है एक क्लास टीचर या एक क्लास मॉनिटर। अब अगर मैं रादर की हर एक बच्चे से जा जाके पूछूं, तू अपने बारे में बता, तू अपने मार्क्स बता, तू अपने मार्क्स बता, तू अपने मार्क्स बता, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, 50 लोगों से पूछना पड़ रहा है। मैं जाऊंगी क्लास टीचर के पास, मैडम मुझे आप अपनी क्लास का रजिस्टर दे दो, इन 50 बच्चों के मार्क्स चाहिए मुझे। तो जब मेरे पास इतना ज्यादा इतने सारे लोगों के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, तो मैं इन लोगों से डायरेक्टली जाके पूछूंगी नहीं, मैं किसी ऐसे इंसान से पूछूंगी जिसके पास ऑलरेडी इसका डेटा कलेक्टेड है, ठीक है ना, जिसने ऑलरेडी यहाँ पर क्या कर रखा है भैया, जिसको इनके बारे में ऑलरेडी पता है, वो विटनेस है, वो विटनेस है, उसको पता है कि किसके कितने मार्क्स हैं। और उस विटनेस से जाके मैं इन बच्चों के बारे में पूछूंगी, मैं पूछूंगी मैडम आपकी क्लास के बच्चे कैसे हैं, क्या वो शैतानी करते हैं, क्या वो अच्छे हैं, क्या वो पढ़ते हैं, क्या वो नहीं पढ़ते हैं। हर एक बच्चे से जाके पूछना तो मुश्किल है, टीचर से पूछूंगा, टीचर को पता ही है ना 50 के बारे में, क्योंकि वो क्लास टीचर है, तो क्लास टीचर को सबके बारे में पता है। तो मैं विटनेस से जाके पूछूंगी, मेरे को 50 लोगों का डेटा 1 सेकेंड में मिल गया, सिर्फ एक बंदे से, हो गया मेरा काम आसान। इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कंसर्न्ड रिस्पोंडेंट, कि वो रीचेबल ही नहीं है, फोन नहीं उठाता, मिलता नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट, वो रीचेबल ही नहीं है। रिस्पोंडेंट आर नॉट कैपेबल ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस या इलिटरेसी। अब मैं सिर्फ इंग्लिश में बोल सकती हूँ, भैया इनको इंग्लिश आती नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं इससे बात नहीं कर सकती, ये बहुत इग्नोरेंट है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता कि ये मुझे आंसर करे, मैंने तो कोशिश करी बात करने की, ठीक है, तो कैपेबल ही नहीं है वो बात करने का। या फिर वो जैसे मैंने बोला कि ड्रग्स में है, वो बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग उसने बहुत ज्यादा कर रखी है, वो अपने होशो हवास में नहीं है, मेंटली स्टेबल नहीं है वो, ठीक है, उस केस में वो कैपेबल ही नहीं है आंसर करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन इज सो कॉम्प्लेक्स दैट ओनली एक्सपर्ट्स कैन गिव इन्फॉर्मेशन। मतलब तुम बच्चों से पूछ ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछने हैं, बच्चे शायद अच्छे से आंसर ही नहीं कर पाएंगे, बच्चे कहेंगे हमें तो पता ही नहीं इसके बारे में कुछ। तो तुम बच्चों से मत पूछो, तुम बच्चों के टीचर से जाके पूछो। तो अगर कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन है तो भी तुम क्या करो, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन का सहारा ले सकते हो, ठीक है। तो फर्क क्या हुआ, डायरेक्ट में तुम जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो
उसी से पूछोगे। इनडायरेक्ट में जिसके बारे में पूछना है उससे तो नहीं पूछोगे, उसके किसी रिलेटेड पर्सन से पूछोगे, विटनेस से पूछोगे। इसमें तुम डायरेक्टली जाके बात कर रहे हो, इसमें तुम इनडायरेक्टली भी, ओरली भी बात कर सकते हो, ठीक है। उसमें तुम पर्सनली बात कर रहे थे। अच्छा, मेरिट्स डीमेरिट्स क्या होंगे? उसका डीमेरिट था कि भैया बहुत लार्ज एरिया कवर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्ट, टाइम, एफर्ट लगेगा। ये उसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट वगैरह कम लगेगी थोड़ी सी, ठीक है। ये कम एक्सपेंसिव होगा तो तुम वाइड कवरेज कर सकते हो। एक्सपर्ट का ओपिनियन मिल जाएगा क्योंकि एक्सपर्ट बंदे से पूछ रहे हो। कंपैरेटिवली सिंपल है पिछले वाले से, लेकिन पिछले वाला क्या था? ओरिजिनल, एक्यूरेट, रिलायबल था ना। ये क्या नहीं होगा? एक्यूरेट नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, शायद उतना ओरिजिनल नहीं होगा, ये थोड़ा बायस हो सकता है क्योंकि टीचर को पूछा तुम्हारी क्लास में अच्छा कौन है, टीचर को तो जो पर्सनली अच्छा लगता है उसी का नाम लेगे ना, टीचर के चमचे, ठीक है ना। तो टीचर बायस हो सकता है, डाउटफुल कंक्लूजन हो सकता है कि भैया हम टीचर पे डाउट कर सकते हैं कि यार इसने शायद अपने पर्सनल बायस पे बता दिया, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले के मेरिट्स डीमेरिट्स को उल्टा कर दो तो इनडायरेक्ट वाले के मेरिट्स डीमेरिट्स आ जाएंगे। इट्स नॉट नेसेसरी कि जो यहाँ पे लिखे हैं तुम वही एज इट इज लिखो। डायरेक्ट वाले की याद कर लो, उनको उल्टा कर दो तो यहाँ लिख देना। डायरेक्ट वाला क्या था? ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, ये सब कुछ था ना, इसका ये सब कुछ बोल दो कि नहीं है। डायरेक्ट वाला क्या था? भैया टाइम बहुत कंज्यूम करता था, कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, ज्यादा वाइड एरिया में हम यूज नहीं कर सकते थे। ये उसका उल्टा मेरिट हो गया। ये ज्यादा कवरेज कर सकता है, कम टाइम, कॉस्ट, एफर्ट कम लगेगा, एक्सपर्ट ओपिनियन मिलेगा, थोड़ा सिंपल होगा, तो उल्टा कर दो, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट पढ़ते हैं आज की डेट का, फिर हमारा जो है पर्सनल इंटरव्यू वाला खत्म हो जाएगा। उसके बाद आज के लेक्चर को भी खत्म करेंगे, आगे का अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आखिरी मेरे पास क्या है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। दोबारा से नाम बोलो मेरे साथ, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस, ठीक है। अब पढ़ो मेरे साथ। अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स लोकल पर्सन्स और कॉरेस्पॉन्डेंट्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सिंपल भाषा में बोला जाए तो जैसे एक न्यूज एजेंसी होती है, तुमने देखा है ना, कुछ छोटा सा भी कहीं होता है तो साथ के साथ न्यूज वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं, साथ के साथ टीवी पे आ जाता है। मतलब सोचो कोई भी छोटी सी चीज हुई, जैसे मतलब चलो बड़ी चीज भी अगर हमको लगाई कि जैसे प्लेन क्रैश हुआ था, ठीक है, इमीडिएट मोमेंट पे सारा मीडिया वहां पहुंच गया था। इमीडिएट मोमेंट पे हर टीवी चैनल पे आ गया था कि प्लेन क्रैश हुआ है, अभी ये हो रहा 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 है। चलो ये तो बड़ी खबर थी, बहुत छोटी सी भी कोई खबर होती है, कहीं पे कुछ चोरी हो गई, कहीं पे कोई आग लग गई, कहीं पे कोई मर्डर हो गया, छोटी छोटी भी जो डेली लेवल की चीजें होती रहती हैं, ठीक है। इमीडिएटली मीडिया पहुंच जाता है, इमीडिएटली टीवी पे खबरें आने लग जाती है कि अरे ये ऐसे हुआ था, यहाँ पे ऐसे हुआ था। तो हो क्या रहा है वहां पे? जो मीडिया है ना, ऐसा नहीं है कि जो आज तक के लोग हैं कि भैया वो मतलब जो तुम्हें टीवी पे खबर दे रहा है बैठ के वो खुद हर जगह जाता है, नहीं। आज तक ने या एनडीटीवी ने या फिर इंडिया टुडे या जो भी न्यूज चैनल्स है, ये लोग क्या करते हैं, अपने आदमियों को हर जगह छोड़ देते हैं। हर छोटे से छोटे शहर में इनके लोग होते हैं और हर शहर में इन्होंने उन लोगों को बोल रखा होता है कि तुम्हें लगातार इधर उधर घूमना है और न्यूज कलेक्ट करके हमें देनी है। और जैसे ही किसी भी शहर में किसी भी गली में कुछ होता है, ये अपने बंदे को बोलते हैं कि भाई तो वहां जा, वहां से न्यूज कलेक्ट करके लेके आ। तो इन्होंने लोकल लेवल पे बहुत सारे लोगों को अपॉइंट कर रखा होता है, लोकल लेवल पे बहुत सारे लोगों को छोड़ा हुआ होता है कि भैया जाओ काम करो, खबर लेके आओ। तो लोकल पर्सन्स, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्डेंट्स बोलते हैं। उनको हर एक गली, हर एक शहर में इन्होंने रखा हुआ होता है, ठीक है जी। और वो डाटा कलेक्ट करके देते हैं। सूटेबिलिटी क्या है भैया? रेगुलर एंड कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन की जरूरत है, ठीक है। जैसे हमें पता ही है कि जो न्यूज चैनल्स है लगातार उनको चाहिए होती है कंटिन्यूअस, हर वक्त की एक एक सेकंड की उनको खबर चाहिए होती है, तो उस केस में ये चीज यूज होती है। एरिया बहुत ही वाइड है, पूरे देश भर के हर शहर, हर गली से तुम्हें खबर चाहिए, तो एरिया देखो कितना वाइड है ना। इंफॉर्मेशन इज टू बी यूज्ड बाय जर्नल्स, मैगजीन्स, रेडियो, टीवी। यूजुअली यही लोग, जब इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, यूजुअली यही लोग इस मेथड का सहारा लेते हैं। और जो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी हमें नहीं चाहिए होती है, इसीलिए हमारे मीडिया को बोला जाता है ना, मीडिया गलत दिखाती है, मीडिया झूठ दिखाती है। तो मीडिया क्या करती है? जल्दी खबर देने के चक्कर में, लेटेस्ट खबर देने के चक्कर में, पल पल की खबर देने के चक्कर में खबरें ज्यादा सही नहीं बताती है। तो उनको चाहिए ही नहीं, दे डोंट वांट कि मेरा डाटा, मेरा खबर 100% एक्यूरेट हो, दे वांट कि मेरी खबर सबसे पहले हो, हर पल पल की खबर हो। तो वो कहते हैं पल पल की खबर मिलेगी, सबसे पहले खबर मिलेगी, हर जगह की खबर मिलेगी। एक्यूरेसी तुम खुद देख लेना, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, मेरिट्स क्या है? इकोनॉमिकल है, वाइड कवरेज है, कॉन्टिन्यूटी है, स्पेशल पर्पस के लिए सूटेबल है। स्पेशल पर्पस क्या हो गया? रेडियो, टीवी, जर्नल, न्यूज, मैगजीन, इन चीजों के लिए
ये मेथड यूज होता है। सस्ता मेथड है क्यों? क्योंकि ना बहुत सस्ते में ये लोग आ जाते हैं जो हर गली नुक्कड़ हर शहर से तुम्हें खबरें दे देते हैं, पूरे देश भर की तुम्हें कवरेज मिल रही है, हर गली की कवरेज मिल रही है, ठीक है ना। एक बंदा नहीं कर सकता अकेला, पूरे देश भर में नहीं घूम सकता, तो इन्होंने हर जगह पे लोग छोड़ रखे हैं, तो पूरे देश भर की हर गली की कवरेज मिल रही है और लगातार तुम्हें चाहिए, पल पल की खबर चाहिए, तब ये यूज होने वाले। डीमेरिट क्या है? लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, क्यों? क्योंकि पंजाब में जिसको इन्होंने छोड़ा है वर्सेस गुजरात में जिसको इन्होंने छोड़ा है, वो दो बहुत अलग लोग होंगे। पंजाब के लोग बहुत अलग है गुजरात से, तो शायद तुम्हारी जो खबरें गुजरात से आ रही हैं वर्सेस जो खबरें तुम्हारी पंजाब से आ रही हैं, उनमें बहुत डिफरेंस हो सकता है। दूसरी चीज बायस। अरे भैया, अगर पंजाब का बंदा चाहता है कि वो पंजाब की अच्छी चीजें ही दिखाए, ठीक है, तो वो अच्छा ही दिखाएगा, वो बुरी चीजों को रिकॉर्ड ही नहीं करेगा, बुरी चीजों को वो बताएगा ही नहीं कि यहाँ पे बुरा भी कुछ हो रहा है, ठीक है। तो पर्सनल बायस हो सकते हैं। वही ये भी हो सकता है कि कोई चाहता ही बुरा दिखाना है तो वो अच्छी बताएगा ही नहीं, वो बुरी ही बताएगा। एक्यूरेसी मैंने बता दिया ज्यादा होती नहीं, क्योंकि पल पल की चाहिए, लगातार चाहिए, तो जो भी मिलता है कुछ भी बना के लगा देते हैं, सच हो या ना हो। और डिले इन कलेक्शन भी कई बार हो सकता है, क्यों? क्योंकि तुमने हर जगह छोटे छोटे लोगों को छोड़ रखा है, ठीक है। अब वो पहले खुद कलेक्ट करेंगे, फिर वो तुम्हारी टीम को देंगे, फिर तुम्हारी टीम और आगे पहुंचाएगी, फिर वो जाके मुंबई तक पहुंचेगी, तुम्हारी न्यूज रूम तक पहुंचेगी खबर, फिर जाके तुम टीवी पे लगाओगे, तो कई बार डिले इन कलेक्शन हो सकता है यहाँ पर है, ठीक है। चलो, यहाँ पर हमारा जो है पर्सनल इंटरव्यू वाले सारे मेथड्स होते हैं खत्म, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में देखो हमने क्या पढ़ा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमने पढ़ा, एंड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में हमने पढ़ा। वर्ड्स क्या क्या पढ़े? एक हमने पढ़ा इन्वेस्टिगेटर कौन है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, रिस्पोंडेंट कौन है, जो आंसर्स का जवाब दे रहा है, विटनेस कौन है, सेकंड वाले में हमने पढ़ा था कि जिससे पूछ रहे हो किसी और के बारे में, एंड लास्ट हमने पढ़ा कॉरेस्पॉन्डेंट्स। कॉरेस्पॉन्डेंट्स कौन होते हैं? जो लोकल सोर्सेज तुमने छोड़ रखे होते हैं, उनको कॉरेस्पॉन्डेंट बोला जाता है। तो ये हो गए भैया हमारे पर्सनल इंटरव्यू के तीनों मेथड। अगली वीडियो में आगे से हम शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट है टाइम स्टैम्प के साथ कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट, सीखो, बिजनेस तीनों की प्लेलिस्ट का लिंक है, प्लेलिस्ट को सेव करो, हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर तुम्हें मिलेगा। प्लीज जाके सारे चैप्टर्स देखो, बहुत अच्छा कंटेंट तुम्हें वहां पर मिलने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।